मैम आप लाइव हैं, अब आप शुरू कर सकते हैं। हम्म। मैं शुरू करूं? हेलो। जी मैम आप लाइव हैं, अब आप शुरू कर सकते हैं। जी मैं शुरू करूं? जी जी अच्छा। जी मैं हूँ अज़रा नकवी। और ये मेरी खुशकिस्मती, एक तो आप सब लोगों को नमस्कार आदाब। और ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि आज वाणी पब्लिकेशन की तरफ से मैं एक ऐसी किताब के चर्चा में शामिल हुई हूँ कि जिसको मैंने पढ़ा तो एक अलग ही दुनिया में चली गई। उसके बारे में बाद में बात करूंगी। आज हमारे साथ इस किताब की मुसन्निफा, लिखने वाली नासरा शर्मा मौजूद हैं, जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, उनके जादुई कलम से वाकिफ हैं। और साहित्य दुनिया के एक बहुत जेन्युइन और जाना पहचाना नाम कृष्ण कल्पित जी मौजूद हैं, जो कवि भी हैं, गद्यकार भी हैं, मीडिया से भी उनका ताल्लुक है। तो अब हम इस किताब के बारे में कुछ बहुत सारी बातें हैं, बातें तो बहुत सारी हैं। शाहनामा फिरदौसी, ये नासिरा शर्मा साहिबा की किताब है, जिसमें उन्होंने फिरदौसी के मशहूर शाहनामे की 10 कहानियां लिखी हैं। हिंदी में उनका हिंदी में लिखी हैं। और उसमें कुछ कुछ शेर भी फारसी से हिंदी में उनका अनुवाद किया है। आपको सभी लोग किसी ना किसी तरह शाहनामे से वाकिफ है। ये एक ऐसा महाकाव्य है। ईरान के फिरदौसी शायर जो थे, उन्होंने ये शाहनामा लिखा था, जिसमें 6,000 अशार हैं, 6,000 शेर हैं। और ये 1,000 से ज्यादा साल हो गए जब से ये पढ़ा जा रहा है। ईरान के लिए इसकी अहमियत नहीं है, ये सिर्फ ईरान की तारीख, वहां की ग्लोरी, वहां का कल्चर सब अपने अंदर समाये हुए है। लेकिन ये एक दुनिया भर के लिए एक महाकाव्य है। तो आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हिंदुस्तान में ये मतलब सिर्फ फारसी जबान यहाँ आई ये नहीं था। हिंदुस्तान, और आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान, भारत और पर्शिया के में बहुत कुछ कॉमन है, बहुत सी चीजें साथ हैं। तो आज हम इसके बारे में जैसे जैसे डिस्कशन होता जाएगा। ये किताब मैंने पूरी पढ़ी और मैं इसमें बिल्कुल खो गई। मैं फारसी नहीं जानती हूँ, उर्दू जानती हूँ, हिंदी इतनी रवानी से नहीं पढ़ती थी, लेकिन इस किताब ने मुझे रवानी से हिंदी पढ़ना सिखा दी, क्योंकि इतनी दिलचस्प थी। तो मैं सबसे पहले कल्पित जी से, उन्होंने भी ये किताब पढ़ी है, उनसे मैं दरखास्त करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि आप इस किताब के बारे में कुछ कहें। कल्पित, कृष्ण कल्पित जी। जी सबसे पहले तो मैं नासिरा जी को नमस्कार करता हूँ। अजरा जी आपको नमस्कार आदाब। और वाणी प्रकाशन और पूनम और वाणी प्रकाशन सबका आभार कि उन्होंने मुझे याद किया, और वो भी एक ऐसी किताब पर बोलने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, एक ऐसी लेखिका पर जिसको मैं किशोरावस्था से पढ़ता रहा हूँ और मेरी प्रिय लेखिका रही है। और तो उस किताब पर बोलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ बातें मैं नासिरा जी के लिए कहूँगा और फिर शाहनामा पे बोलूँगा। शाहनामा के बारे में कुछ बातें हैं, और जो इन्होंने शाहनामा का जो तर्जुमा किया है, अनुवाद किया है, और उसकी एक झलक, एक आपने कहा कि एक विराट काव्य है, उसकी झलक ही पेश कर देना ही कोई मामूली बात नहीं है। और उस झलक से ही उसके भीतर और उस दुनिया में जाने का आकर्षण आप में पैदा कर दे, तो वो किताब अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होगी ही। नासिरा जी को एक कथाकार के रूप में हमने सबसे पहले पहचाना, और उनकी जब हम पढ़ते थे, शायद मेरे से अगली पीढ़ी की है नासिरा जी, पढ़ी हैं, इसीलिए हम उनकी कहानियां पढ़ते थे, चाहे धर्मयुग, साप्ताहिक, जितनी भी पत्रिकाएं थी उस जमाने में। तो उनकी कहानियां एक
उनकी भाषा ने सबसे पहले आकर्षित किया हिंदी हिंदी की दुनिया को, कि वो एक पोएटिक लैंग्वेज उन्होंने, जो उर्दू और हिंदी का मेल जोल से तो खैर सुंदरता बढ़ती ही है, वैसी भाषा जी भी हिंदी में बहुत लोगों ने लिखी है। जो और हिंदी हिंदी जिसको हम कहते हैं वो भाषा, और उर्दू भी जिसको कहते हैं, वो हिंदी उर्दू के मेल जोल से ही ये दोनों भाषाएं बनी हैं। चाहे हम इन्हें दो भाषाओं का दर्जा दे दें, इनके साहित्य को दो साहित्य हम मान लें, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ये एक ही भाषा है जो हम अलग अलग ढंग से अलग अलग लिपियों में बरत रहे हैं। तो वो कहानियां, वो और उसमें एक हमारा जीवन, एक उसमें हमारे परिसर, हमारे विश्वविद्यालय और मुस्लिम समाज की छवियां, और जो हमारे कस्बाई और छोटे शहर हैं उनके जो वर्णन वो करती थी वो बड़े मोहक होते थे। और उपन्यासिकाएं भी उन्होंने उस जमाने में लिखी, खूब पढ़ी जाती थी वे। और बड़ी फिर अचानक पता चला कि वो जेएनयू में थी, या मतलब ईरान वो चली गई। फारसी, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि फारसी में इन्होंने जेएनयू से एमए किया। ऐसे वक्त में फारसी में एमए करना, जब दूर दूर तक फारसी पढ़े फारसी बेचे तेल जैसी स्थिति हो गई जी थी। जो जमाना अंग्रेजी और फ्रेंच पढ़ने का है, पढ़ने का था, जी अब तो फिर बदल रहा है। अब तो फिर संस्कृत और फारसी की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, लेकिन उस वक्त में फारसी में, मतलब आपने इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हुए भी सोचा, ये अपने आप में ही एक अद्भुत बात है। तो वो ईरान चली गई, और वो बड़ा मुश्किल दौर था ईरान का। और अचानक कथाकार नासिरा शर्मा जी एक एक घुमक्कड़ पत्रकार में बदल गई, उनके रिपोर्टाज छपने लगे ईरान के बारे में। जी और हिंदी की सारी पत्रिकाओं में हम पढ़ते थे, और वो रिपोर्टाज तो अपने आप में एक विधा है जो पत्रकारिता और साहित्य दोनों को छूती है। उसमें कुछ सच्चाई होती है, उसमें कल्पना होती है, उसमें दृश्य होते हैं, उसमें विचार होते हैं, उसमें यात्रा होती है। तो ऐसी रिपोर्टाज की विधा हिंदी में रांगे राघव ने रिपोर्टाज लिखे बंगाल के अकाल पर। बहुत लोगों ने रिपोर्टाज लिखे, लेकिन क्षीण हो चली थी वो धारा। हालांकि धर्मयुग में, जैसे कि धर्मवीर भारती बांग्लादेश जाकर के उन्होंने रिपोर्टाज लिखे बांग्लादेश की लड़ाई में, लेकिन ये धारा क्षीण थी। इसको बड़े उससे नासिरा जी ने रिपोर्टाज और रिपोर्ट्स जो वहां से लिखी, पहले ऐसा ऐसा लगता था कि जैसे मोर्चे से कोई डिस्पैचेज भेजता हो, वैसे जी रिपोर्टाज इन्होंने लिखे। और हिंदी भाषा को अपनी तरह से इन्होंने समृद्ध किया। और जिस किताब को उनकी उनके उपन्यास, उनके कथानक, उनकी कथा की दुनिया और एक कथाकार के रूप में उनका हिंदी में उनकी जगह है, वो एक अलग बात है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि जो किताब शाहनामा पे इन्होंने लिखी है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण, तीन चार बातें मैं इस किताब के बारे में कहना चाहूंगा कि ये जी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये केवल तर्जुमा नहीं है। तर्जुमा मतलब हम्म कि नासिरा जी फारसी जानती हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं। तो ये जेएनयू में बैठ करके या इलाहाबाद के घर में बैठ करके किए हुए अनुवाद नहीं है। वो भी कोई गलत बात नहीं है, कोई करता है तो अनुवाद ऐसे ही होते हैं। हम्म, लेकिन ये एक बहुत गहरे पैशन से लिखी हुई किताब है। ये पूरे जी ईरान में घूमकर उन जगहों पे गई हैं जहां जहां शाहनामा के अवशेष हैं। शाहनामा का जो कब्रनामा है, इन्होंने इन्होंने सारे सारे वर्णन किए हैं। और ये किताब में तो एक छोटी सी भूमिका है इनका। जो पूरा जी ईरान से संबंधित लेखन देखा जाए, तो जैसे कि फिरदौसी अपने ईरान के लिए पागल था, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक छोटी मोटी फिरदौसी की तरह ही वहां घूमती रही ईरान में, और अपने दूसरे दूसरे लेखन के जरिए भी। और उपन्यास भी शायद वहां की पृष्ठभूमि पे जी बहिश्ते नासिरा जी ने। जहरा। हाँ हाँ, बहिश्ते वो जहरा हाँ, बहुत ही जी कमाल का जी वो, उपन्यास है। जी जी। तो ये पैशन से लिखी हुई किताब है, इसलिए इसमें फर्क है। अब ये शाहनामा, जैसे कि कहा कि शाहनामा एक गौरव ग्रंथ है, विश्व का एक ऐसा अद्भुत अमर काव्य है जिसने एक देश को मृत्यु से बचाया, मृत्यु से हम्म बचाया। डूबते हुए देश को, उसकी सारी अस्मिता को, उसकी पूरी संस्कृति को, उसके पूरे साहित्य को, उसके पूरे कल्चर को, उसके पूरे उसको मिटा देने की जो साजिशें थी, उसके पैशन में लिखा हुआ ये ऐसा महाकाव्य है कि देखिए कि एक एक जगह क्यों लिखा गया। हम बात करें जी शाहनामा क्यों लिखा गया,
तो फिरदौसी कहते हैं कि जे शीरे सुतर खुर्दनो सुसाद अरबरा बजाए रसीद दस्तकार की मुल्के अजमरा कुनंद आरजू तुफू बरनु ये चरखे गर्दा तुफू। ये कहते हैं हम्म। फिरदौसी कि ऊंटनी का दूध और गिरगिट का गोश्त खाने वाले अरब वालों का ऐसा ऐसी तकदीर जगी है, ऐसा भाग्योदय हुआ है हम्म। कि वे ईरान को पददलित करने का सोचने लगे हैं, अभिलाषा रखने लगे हैं। तो फिर फिरदौसी कहते हैं, ए गर्दिश करने वाले आसमान, हम्म। तुम पर धिक्कार है। तो तुम पर धिक्कार है जो जो हमारे पद दलित करने के लिए अरब के संस्कृत आ नहीं गए हैं, आ गए थे। वहाँ की भाषा को मिटा दिया, वहाँ की भाषा बना दी थी। तो इस पैशन से, जैसा कि इसमें भी बताया गया है कि शाहनामा और वो पूरा का पूरा एक संघर्ष है। जैसे कि महाभारत को युद्ध काव्य कहा गया, तो ये एक तरह का युद्ध काव्य भी है। ये एक इतिहास ग्रंथ भी है, क्योंकि महाभारत, जी। जैसे कि महाभारत से तुलना की जाती है इसकी, इलियड से की जी। जाती है, जितने भी ऐसे गौरव ग्रंथ हैं जो कि हमारी, और जिनमें से जो कथानकों का आगार है, जिसमें से हजारों कथाएं निकलती हैं, हजारों जी। उपन्यास जी। निकलते हैं, हजारों सिनेमा निकलते हैं। तो एक ऐसी चीज का इन्होंने पैटर्न के साथ उनमें से कुछ कथाओं का जो अनुवाद किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा की रवानी तो है ही। जी। और कहना चाहिए कि जब महाकाव्य है वो, जब एक महाकाव्य है और एक एक गौरव ग्रंथ है, तो काव्य जब हम कह रहे हैं तो उसमें कविता है। तो हम्म। उसका काव्यात्मक वैभव भी इन्होंने इस किताब में थोड़ा बहुत बचाए रखा है। मूल, जैसा हम्म। आपने कहा कि मूल शेर जैसे दिए कि हैं। उसमें दिए गए हैं, उसका अनुवाद दिया गया हम्म। है। तो वो काव्यात्मक फ्लेवर, पोएटिक फ्लेवर इसमें, इस किताब में बचाया हुआ है। तो इस पैशन से ये किताब लिखी गई है। अब जी। इतना बड़ा, जैसे कि हमारे लिए, जैसे कि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी। हमारे लिए शाहनामा कोई विदेशी महाकाव्य नहीं है, हिंदुस्तानियों यकीनन के लिए नहीं है। खासतौर से। ये वैसा जी। ही है जी। जैसे हमारे लिए रामायण है, महाभारत है, गीता है, वैसे जी। ही जी। शाहनामा है। हमारे बचपन में ही हम ये कहानियां सुनते आए हैं, जो इनमें जो जी। सुंदर बाब की है, पादों की जितनी भी कहानियां हैं, कितने नाटक लिखे गए। हमारा जो जी। सांस्कृतिक आदान प्रदान था फारस के साथ, हिंदुस्तान का, जी। जी। वो बहुत पुराना है। और संस्कृत भाषा और फारसी हम्म। भाषा का, पुरानी तो पारसी। जी। जी जी जी, तो पहल भी, जैसे कि ये अपने आप में ही एक रोमांचक बात है कि एक कवि, फिरदौसी जैसा कवि, जैसा कि इन्होंने लिखा कि ये किसी और कवि ने दक्कन, क्या क्या उनका नाम था, उन्होंने शुरू किया था और उनका कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद ये हम्म। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं कहना चाहिए कि ये अभियान फिर फिरदौसी ये के थ्रू ख्वाब था चढ़ा। उनका। और ये हम्म। दुनिया में ऐसी मिसाल मिलनी मुश्किल है कि कोई कवि इतने गहरे राष्ट्र प्रेम में डूबकर, राष्ट्र प्रेम, बड़े उससे बोल रहा हूं मैं, अपनी धरती, हम्म। अपने लोगों के प्रति प्रेम में डूबकर अपना पूरा जीवन संघर्ष तीस समर्पित साल कर दे। 30 साल 30 साल, उन्होंने 30 साल के लगातार। ऊपर बिताए। और वो भी जी। एक यायावर, वो एक यायावर कवि की तरह, वो वातावरण समझने की जरूरत है कि उनको असाइनमेंट जी। था कि भाई आपको, आप अगर आप 60,000 शेर हैं, उसमें 60,000 हैं, 6,000 नहीं, जी। 60,000। तो साठ जी। हजार 60,000। जी हाँ, सॉरी। दिन आपको दिनार दी जाएगी और हम्म। दिरहम दिए। वो एक कहानियां अलग है। एक कोई भी महाकाव्य होता है, कोई भी ऐसी कथा है, उसमें उसमें उसके हम्म। साथ बहुत सारी किंवदंतियां जुड़ जाती हैं और सारी चीजें। तो पूरे देश में अलख जगाते हुए घूमे फिरदौसी। और वो अब ऐसी चीजों की, जो ऐसी उदात्त चीजों की, ऐसे उदात्त चरित्रों की खोज कर रहे थे, जिसमें कि फिर से एक मरे हुए देश में जागृति हो, कुछ गौरव का भान हो कि हम कोई मरे गिरे नहीं है, कि कोई भी आकर के हम्म। हमें हमें नष्ट कर देगा। तो ऐसे ऐसे वीरों को, जी। रुस्तम जैसे वीरों की कल्पना की उन्होंने। जैसा कि कहा गया, जी। नासिरा जी ने बहुत की, ये 3 चरणों शाहनामा के लिए कहा जाता है कि इसमें हम्म। काल्पनिक अफसाने हैं, इसमें इतिहास औस्ता के कुछ कहानियां हैं। जी। है। हाँ, जरदश्त धर्म की जो औस्ता और थी हाँ, उसके भी कहानियां हैं हाँ, शुरू में। जी जी, जी। ये सारी चीजें। तो कोई भी हम्म। महाकाव्य इन्हीं 3 चीजों से ही बनता है।
कि एक तो जिसको कि काल्पनिक अफसाने कहते हैं उसको अगर हम कल्पना समझ लें, जिसको आप इतिहास कह रहे हैं उसको अगर हम स्मृति समझ लें, और जिसको आप जो सब लोक लोक कह रहे हैं उसको अगर लोक साहित्य समझ लें, तो महाभारत भी इन्हीं तीन चीजों से ही बनता है। कोई भी रचना इन्हीं तीन चीजों से बनती है, स्मृति से बनती है। क्योंकि हम इतिहास को स्मृति कहते हैं, और इतिहास को उस तरह से, जैसे कि महाभारत इतिहास नहीं है, लेकिन उसकी हम इतिहास ग्रंथों में परिगणना करते हैं। इसी तरह ये सारी चीजें तो ये एक अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है कि कितना बड़ा और कितना ट्रेजिक जीवन जिया। आप सही ट्रेजिक। कह रहे हैं कल्पित जी। जब मैं पढ़ रही थी, मैंने बचपन जी से सुनी है कहानियां, लेकिन जब मैंने तफसील से और नासरा आपा की लिखी हुई पढ़ी कहानियां, तो बार बार दिमाग वॉन्डर ऑफ होके महाभारत की तरफ जाता है। वो किरदार, एकदम। उनकी पूरी हाँ कश्मकश, सत्य, झूठ, सच, और ये सब एकदम। चीजें, इंसानी रिश्ते, और हर शेड इंसानी रिश्तों का इसके हाँ अंदर हाँ, मौजूद है। नैतिकता और ऐसी 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 समझ और ऐसा ऐसा पूरी की पूरी। और न केवल महाभारत जी में, तो मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से एक काव्य ने सेनाएं ही अपने राष्ट्र की रक्षा सेनाएं ही नहीं करती हैं, कवि भी जी। करते हैं। और कवि कवि केवल एक युद्ध नहीं जिताते हैं, कवि आपको अच्छा शताब्दियां जी, एक जिताते बात और हैं। कह रही थी अब कल्पित जी। हाँ जी ये कहानी, आपने कहा हिंदुस्तान से तो बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत जी पुराने संबंध है ईरान के। लेकिन इस शाहनामे में इंडिया का, हिंदुस्तान का, हालांकि वो भूगोल बिल्कुल बदल चुका है, हिंदुस्तान जिसको कहते थे, और वो जो तुरान और ईरान जिसमें कहा है, लेकिन हिंदुस्तान का इतना जिक्र है कि मुझे नहीं अंदाजा था कि इतना ज्यादा। इसके रुस्त मेरे ख्याल में रुस्तम की तलवार जब होती तो वो हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानी तलवार का नाम आता है उसके अंदर। पानीदार बहुत बहुत जगह हिंदुस्तानी, क्योंकि जी। हिंदुस्तानी कला कला ज्ञान बहुत पुराना रिश्ता है। ज्योतिष का, ज्योतिष और वहां से एक नजूमी बहुत आए, यह दिलचस्प आए। कहानी। योग योग वाशिष्ठ का कब अनुवाद हुआ? बेदिल ने करवाए, बेदिल साहब ने। बेदिल जी जी बेदिल कितने बड़े कवि फारसी के, फारसी हिंदी जी। भारत 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 एक में कहानी आपका, हाँ मैं आपको कुछ जी इंटरप्ट करूंगी। एक कहानी यकीनन आपने भी पढ़ी होगी, मैंने पहले नहीं पढ़ी थी। हिंदुस्तान में शतरंज का ओरिजिन, शतरंज कैसे शुरू हुई, वो हम्म हिंदुस्तानी एक कहानी है, इतनी आकर्षक है। और मैं पूछ रही थी नासरा आपा से कि ये मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी, तो आपके तवज्जो, आपने वो वाली कहानी सबसे जो आखिर में है, उस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, शतरंज के कुछ बारे में भी डिस्टरबेंस आ रहा है हाँ जी आप जी। लोगों की आवाज के पीछे। क्या कुछ? जी। जी, दोनों की आवाज के पीछे डिस्टरबेंस है। मेरे पास तो कोई कुछ भी हाँ, तो डिस्टर्बेंस मुझे नहीं है। लगता है कि वहीं से हो रहा होगा, वाणी के हाँ उससे। जी जी, जी। कहीं पे। मुझे हाँ तो तो ये क्लियर शतरंज। आवाज आ रही है कल्पित जी की, बिल्कुल साफ आ रही है। जी जी। आपकी भी साफ आ रही है। हाँ तो जी। केवल तो शतरंज की बात नहीं है, सारी सारी चीजें ही, जैसे जी कि कौन सी चीज किससे किससे सीखी, जो ज्ञान के केंद्र हम्म थे। और जब मैं कह रहा हूँ कि हमारा रिश्ता वैसा नहीं है, जैसे शतरंज है, तो शतरंज के बारे में चीन का भी दावा है कि शतरंज हम्म। शतरंज का उन्होंने किया। भारत का भी दावा है शतरंज पे, लेकिन सबसे तगड़ा दावा ईरान का है। और शतरंज की शुरुआत युद्ध से ही हुई थी, युद्ध से ही। और वो लकड़ी के उससे नहीं खेलते थे, वो इंसानों से खेलते थे, इंसानों जी, को वो मतलब वो करके। कहानी जो हाँ हिंदुस्तान में बेस्ड है कि कैसे शुरू हुई, बहुत दिलचस्प हाँ कहानी है, बहुत हाँ, दिलचस्प तो कहानी सारी ही कहानियां दिलचस्प है। और इस पूरे है। शाहनामे में भारत के साथ रिश्ते की अनुगूंज जगह जगह हमें सुनाई देती है। और जी कहानियां बच जाती हैं। जैसे महाभारत की भी कहानियां आप अलग पढ़िए, हर कहानी का अपना अलग आनंद आएगा। लेकिन जब आप महाभारत बिल्कुल पढ़ेंगे, तो उसमें जो काव्यात्मक उत्कर्ष है, और जो 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 पोएट्री है, ऐसा नहीं है। शाहनामे में आप जाएंगे तो वहाँ की वनस्पति, वहाँ के लोग, वहाँ के जी मुहावरे, वहाँ की कहानियां। क्योंकि ये जो शैली है, जो मसनवी शैली है, ये बड़ी दिलचस्प शैली है, जो की है कि जी। आप पूरी कविता लिखिए, दास्तान, कहानी लिखिए, डायलॉग लिखिए, एक एक ओपननेस है। ड्रामा है, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। हाँ, मैं समझता हूँ कि एक एक ओपन विधा है वो मसनवी। और उसमें आप लिखिए। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ आप सजरा जी, शतरंज की जी दूसरी कहानियां तो हमने देखी, और कितने ड्रामे मतलब इन कहानियों पे बने हैं, कि हमें ये अजनबी उस तरह से नहीं लगते हैं। और
जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, आपको फारसी का मैं जी बताऊं कि हमारी भाषा में लगभग 35% शब्द फारसी के हैं। जी और सब और मराठी भाषा में सुन लीजिए आप कि लोग बहुत कहते ज्यादा। हैं कि 60% के करीब शब्द जी जी फारसी के हैं। तो जैसा कि देवना मैं नस्तलिक नहीं पढ़ सकता, मेरी बेटी पढ़ सकती है, मेरा बेटा पढ़ सकता है, सब जानते हैं नस्तलिक, जी मैं नहीं पढ़ सकता। जी लेकिन मैं देवनागरी में जब पढ़ता हूँ फारसी, तो मैं आधी समझ जाता हूँ। आधा अर्थ, जी जैसे जी संस्कृत का बिल्कुल। कोई श्लोक है, आधा समझ में आ जाता है, क्योंकि उन शब्दों शब्दों से आपका लोक भाषाओं में वो आ गया है। जी तो उसको आप मिटा और नहीं इतना सकते। और ताल्लुक है, उर्दू मुझे और बात और याद जो आती है जो कि भाषा और शाहनामे की और जी और इतनी बड़ी भाषा, उर्दू जैसी भाषा को जन्म दिया, तो हमारी इन दो कल्चर ने मिलकर ही तो दिया। दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जी कि एक जी ऐसी जी अद्भुत बिल्कुल। भाषा का, दो संस्कृतियों के मिलन से एक ऐसी अद्भुत भाषा का निर्माण हो गया, जी जो कि एक जीती जागती भाषा है। वो आगे शायद जुड़ जी गए, प्रोफेसर साहब जुड़ गए। हाँ जी जी जी, मैं बहुत आदाब। यहाँ पर लाइट का भी प्रॉब्लम है थोड़ा, लेकिन ये कि जुड़ गया मैं। शुक्रिया। जी सैयद अब्बास साहब तक तशरीफ ले आए हैं, और बहुत जी, आदाब। और हम आदाब लोग आदाब। शाहनामे, जाहिर है इनकी किताब के बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप तशरीफ ले आए हैं, आप आए हैं, और आप का आपकी दस्तरस उर्दू, फारसी, हिंदी सब पर है। तो इस अनुवाद को आप किस नजर से देखते हैं? आपको तो कहानियां सबसे पता ही हैं। हम तो ये जो अच्छा, नासरा आपा मेरी ने जो किया है, उसके बारे में जी कुछ जी, बताएं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी अच्छा, सबसे पहले तो मैं फिरदौसी का ही एक बहुत ही मशहूर शेर है, जिसका एक मिसरा आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तवाना जी बुअद हर के दाना बुअद, यानी तवाना वही है, ताकतवर वही है जो अक्लमंद है, जो दाना है। जी नासिरा शर्मा जी हिंदी साहित्य जगत का एक रोशन सितारा हैं, जिनकी जी लेखनी से कमोबेश हर साहित्य प्रेमी या अदब दोस्त जरूर वाकिफ है। मैं जानता हूं कि मुझसे पहले आप लोग उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन मैं भी अपनी जिम्मेदारी की हद तक चाहता हूं कि चंद कलमात नासरा जी के बारे में कहूं, और वो कहना भी चाहिए। वो मौजूदा दौर की एक ऐसी कहानीकार बल्कि कलमकार हैं, जिनकी बारीक बीनी और तहरीरों की सादगी के सभी कायल। उनके नावल हों या अफसाने, लेखों का संग्रह हो या इंटरव्यूज का, और इसी तरह उनके अनुवाद या तर्जुमे, सब जगह उनकी दूरदृष्टि का एहसास होता है। उनकी तहरीरों से उनकी बारीक बीनी साफ झलकती है। मामूली सी मामूली बात हो या मौजुआत, उस पर वो जिस तरह से निगाह डालती हैं, नजर डालती हैं, उसे हम ये कह सकते हैं कि जब वो गंभीर विषयों पर कलम उठाती हैं, तो उनकी निगाह का जाविया वैसा ही रहता है। उन्होंने जिस तरह फिरदौसी के शाहनामे की कुछ कहानियां या हिकायतें मुंतखब की हैं, वो बड़ी जानदार हैं, और उनसे जो सबक दिया है या हमको लेने के लिए मजबूर किया है, वो भी बहुत ही कहा जा सकता है कि कोई चाबुक दस्त कलमकार ही कर सकता है। उन्होंने इससे पहले मौलाना रूम की शोहरे आफाक मसनवी, मसनवी मानवी से भी कुछ हिकायतें मुंतखब करके उनका हिंदी में अनुवाद किया था। और भी उनके बड़े काम हैं, इतने काम हैं कि ये छोटा सा वक्त छोटा ही रहेगा। इसलिए उन पर न जाकर हम अपने असल विषय पर आना चाहेंगे, असल मौजू पर आना चाहेंगे। उनके पाठकों जी को उनकी लेखनी के पढ़ते समय बिल्कुल वही जज्बा उनके अंदर पैदा होना चाहिए, जिससे वो ओत प्रोत हो करके कलम उठाती हैं।
इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए मैं अपने तौर पर वाणी पब्लिकेशन और इस प्रोग्राम के जो शुरका हैं, आप हजरात हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बड़ा अहम मौजू, एक बहुत ही गंभीर मौजू है। फिरदौसी दुनिया का जाना माना शायर है, उसका शाहनामा सारी दुनिया में मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा हो चुका है। हमारी हिंदी में भी, उर्दू में भी बेशुमार चीजें इस पर लिखी गई हैं। तो ये बात भी जानने की है कि फारसी का वो इतना बड़ा शायर हमारे हिंदुस्तान में वैसा ही मकबूल है जैसा ईरान में। बिल्कुल। हाँ, जैसा ईरान में। हिंदुस्तान में 700-800 साल फारसी ने राज किया है, वो आज भी बाकी है। और जाहिर है कि जिस जबान ने 700-800 साल किसी मुल्क में, किसी सरजमीन पर राज किया हो, तो उसकी जड़ें उस सरजमीन में कितनी गहरी पैवस्त होंगी, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अगरचे पुराने जमाने की बात अब वो नहीं रही, लेकिन आज भी फारसी का चलन है, लोग पढ़ते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिनकी उम्र 70-80 साल है, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास कभी कदार आते हैं और कहते हैं कि शाहनामा पढ़ा दीजिए, मौलाना रूम की ये चीजें पढ़ा दीजिए, उमर खयाम की ये रुबाइयात पढ़ा दीजिए। तो इससे ये पता चलता है कि फारसी अदब और फारसी जबान की जो चाशनी और शीरीनी है, वो यहाँ के लोगों के रगो रीशे में सरायत कर चुकी है। लेकिन जमाने के साथ साथ हर चीज पर बदलाव आता है और आया है। अब वो पहले जैसी बात नहीं है, लेकिन आज भी फारसी जबान और अदब बहुत ही शौक से पढ़ा और पढ़ाया जाता है। फिरदौसी के शाहनामे को हम एक ऐसे स्कूल से ताबीर कर सकते हैं जिसमें मुल्कदारी के साथ साथ इंसानियत के फरोग के वो सारे गुर सीखे जा सकते हैं या सिखाए जाते हैं, जिसमें ये बताता है कि बादशाह हो तो कैसा हो या कौन हो, और उसे कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। जुल्म और जालिम, मोहब्बत और शराफत, गुर्बत और अमारत, गरज इंसान और इंसानियत के वो तमाम पहलू जिन्हें हम किसी के सामने जवाबदेह समझते हैं। हर बात के लिए, हर काम के लिए हर इंसान को जवाबदेह होना चाहिए। अगर हम किसी के सामने खुद को जवाबदेह ही नहीं समझते या समझ सकते, तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या नाम दिया सकता है। बड़ी चाबुक दस्ती और होशियारी से फिरदौसी ने इन तमाम पहलुओं को उठाया है, लेकिन कहीं से ये पता नहीं चलता कि वो हमें नसीहत भी कर रहा है। वो शायर है, वो अपनी बातें शायराना अंदाज में कह रहा है। जी जी, मैं आ रहा हूँ, मैं उस मौजू पे आ रहा हूँ, नासरा जी की बात पर आ रहा हूँ। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि बार बार बातों को दोहराने से बातें ज़हन नशीन होती हैं। आपको मालूम है कि फिरदौसी का जमाना महमूद गजनवी की बादशाहत का जमाना है। महमूद गजनवी 999 ईस्वी में सामानी डायनेस्टी का तख्ता पलटकर ईरान की हुकूमत पर काबिज हुआ था। उसका दरबार साहित्यिक लोगों से, शायरों से, अदीबों से, कलमकारों से, फनकारों से भरा पड़ा हुआ था। एक किताब ही डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर ने उर्दू में लिखी है, ये महमूद गजनवी के दरबारियों के बारे में, कौन कौन लोग उसके दरबार में। शायरों का भी जमावड़ा था उसमें। उनसुरी, असजदी और फर्रुखी सिस्तानी अपने जमाने के बड़े जबरदस्त शायर थे जो वहां मौजूद थे। उनसुरी मलिकुश्शुअरा था, कोर्ट पोएट था, वो पहला कोर्ट पोएट है। वहीं से मलिकुश्शुअराई की इजाद होती है। ये ओहा महमूद गजनवी ने उनसुरी को दिया था। इन तीन शायरों के दरमियान चौथा शायर ये दहकानी फिरदौसी पहुंच जाता है, और उसने अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियतों की बदौलत महमूद गजनवी की कुर्बत हासिल की और
ईपिक शाहनामे जैसा ईपिक वजूद में आया, जिसकी वजह से फिरदौसी खुद जिंदा जावेद हो गया। ये और बात है कि दरबार ने, ये और बात है, ये बहुत अहम बात है, ये और बात है कि दरबार ने उसकी वो कद्र नहीं की जिसका वो मुस्तहक था। और मौलाना जामी का ये शेर मैं अभी पढ़ूंगा, फिरदौसी की अजमत को बताने के लिए काफी है। वो कहते हैं कि गुज़श्त शौकत महमूदो दर फसाने नमान, गुज़श्त शौकत महमूद व दर फसाने नमान, जुज इन कदर के न दानिस्त कदर फिरदौसी। बादशाह महमूद की अजमत और शौकत गुजर गई और सिवाय फसाना के, सिवाय दास्तान के कुछ और बाकी नहीं रहा। और क्या है उसका निचोड़? उसका निचोड़ ये है कि उसने फिरदौसी की कद्र को नहीं समझा। किस पाए का वो शायर था। तो अब फिरदौसी के साथ जो गुजरा है, हमारे सामीन और हमारे श्रोता और आप तमाम शुरका इन बातों से पूरे तौर पर वाकिफ हैं। अब मैं आता हूँ शाहनामा जो नासरा शर्मा जी ने कुछ हिकायतें उसमें से इंतखाब करके या कुछ वाकयात का इंतखाब करके तर्जुमा किया है। ग्यूमर्स का है जो पहला बादशाह था ईरान का, दास्तान ज़हाक और काबा आहंगर है। ज़हाक के बारे में सब जानते हैं। ज़हाक पर यहाँ ड्रामे भी लिखे गए हैं, ड्रामे भी स्टेज किए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसन जेएनयू, हाँ डॉक्टर मोहम्मद हसन जेएनयू के प्रोफेसर, उन्होंने इस पर एक ज़हाक नाम का एक ड्रामा भी लिखा था और भी लोगों ने लिखा। जी 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 हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़हाक बड़ा जालिम बादशाह था और उसके दोनों खुलों पर सांप उगे हुए थे और उसकी ग़िज़ा थी खोपड़ी, इंसान की का मग़ज़। तो आप सोचिए कि कैसा आदमी था कि वो रोजाना 2 लोगों की जान मरवाता था और उनके मग़ज़ सांपों की ग़िज़ा होती थी। कहने का मकसद ये है कि हमें इससे सबक मिलता है। जो साहित्यकार गुजरे और उनमें फिरदौसी की तो बात ही दीगर है। फिरदौसी जैसा अजीम शायर जिसने तीन हिस्सों में, आपने खुद भी लिखा है किताब में, 3 बड़े हिस्सों में अपनी दास्तान को, शाहनामे की दास्तान को बयान किया है। वो 3 हिस्से मैंने इत्तेफाक से नोट किए हैं, मैं चाहता हूं कि वो होशगुजार कर दूं। अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूं कि फिरदौसी को ये लिखने का ख्याल क्यों आया। फिरदौसी था बड़ा राष्ट्रवाद, आज के जमाने में राष्ट्रवाद का लफ्ज बहुत प्रचलित है, तो मैं भी उसको यही कहूंगा कि वो बहुत जबरदस्त राष्ट्रवादी आदमी था। शुरू में मुतमव्वल घराने से ताल्लुक रखता था, उसके पास खाने पीने और रहने सहने की आसाइश की तमाम चीजें थी, लेकिन दौलत तो कभी होती है, धूप है, आनी जानी है, चांदनी की तरह से आज है कल नहीं है। हाँ, तो फिरदौसी के साथ भी जवानी के दिनों तक तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई तो उसने सुन रखा था कि ईरान की जो दास्तान पारीना है, किस्सा पारीना है, वो कितनी अजीम है। तो एक हिस्सा उन सुनी सुनाई कहानियों पर मुश्तमिल है जिसे हम सीना बसीना सुनते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी महाभारत की कहानियां हैं, ऋग्वेद की और दूसरे दौर की कहानियां हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हैं कि हमने पढ़ी नहीं है, बुजुर्गों से सुनी है, बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से सुनी है। तो इसी तरह फिरदौसी के एक हिस्से का ताल्लुक, दास्तान शाहनामे का ताल्लुक कदीम ईरान की किस्से कहानियों से है जो सीना बसीना उसके दौर तक पहुंची थी, उसके जमाने तक। एक हिस्सा, जी जी, एक हिस्सा ईरानियों के असलाफ यानी बुजुर्गों के किस्से हैं जिनका ताल्लुक माक़बले तारीख से है, यानी उसका तारीख में कोई जिक्र नहीं है। इस हिस्से में ईरानी, यहाँ कमाल की बात है कि हमारे हिंदुस्तान का भी जिक्र वहां है। इस दूसरे हिस्से में ईरानी, हिंदी, जरतुश्ती नामों से हम रूबरू होते हैं। ईरानी नामों में जमशेद का नाम है, फरीदों का नाम है, काबूस है, कैखुसरू है। जरतुश्तियों की मजहबी किताब अवस्था का जिक्र है और हिंदुओं की मजहबी किताब ऋग्वेदा का जिक्र है।
एक हिस्सा तारीखी रिवायात का हामिल है, और ये ऑथेंटिक माना जाता है कि ये फिरदौसी ने जो तारीखी वाकयात बयान किए हैं, जिनको हिस्ट्री की तरह नहीं बयान किया है, अफसानवी अनासिर के साथ आमेजिश दे करके बयान किया है, शीरो शकर कर दिया है। इसमें कुछ माफौकुल फितरत वाकयात भी हैं जो हम दास्तानों में, जैसे अमीर हमजा की दास्तान है या अली लैला की दास्तान है, इसमें, या इस तरह की जो दास्तानें हमारे यहाँ फसाने आजाद है, तिलिस्मे ओशरबा है, उसमें जो हम पढ़ते हैं उसके भी कुछ अनासिर हमको शाहनामे में दिखाई देते हैं। तो हाँ नहीं प्रोफेसर हम साहब, कह सकते हैं। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। वेदों को मजहबी किताब नहीं कहा जाना चाहिए, वेदों को। अच्छा, मुझे नहीं, मैं, मुझे हाँ नहीं नहीं, मुझे उसको मजहबी किताब बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन अच्छा अच्छा, तो मैं वो न किसी उद्देश्य से लिखा गया, वो तो एक प्राकृतिक ऐसी सबसे पुराना ह्यूमन का डॉक्यूमेंट है, उसमें पोएट्री है, उसमें कहीं मजहब का जिक्र नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी तस्दीक कर दी। मैं वो एक्चुअली रवा रवि में कह गया, यही आपने जो कहा कि बनाया जा रहा है, तो मेरे जहन में वही था, तो मेरे लफ्ज मजहबी मेरे मुंह से निकल गया। मैं बाद में भी इस पर गौर करता कि चूंकि इसका फारसी में, मैं एक यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, मुझे याद आया एक कहानी में एक किस्सा है, कुछ सवाल पूछते हैं कि कोई ख्वाब देखता, मैं भूल गई कौन सी कहानी, तो एक टाट का टुकड़ा है जिसको चार लोग खींच रहे हैं, और वो कहते हैं, किसी आलिम से पूछते हैं कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है, तो उसने कहा कि चार मजहबों वाले इसको खींच रहे हैं, ये भगवान है, ये सच्चाई है, और ये फटता नहीं किसी तरह। अब मुझे याद हाँ नहीं कि वो कौन सी कहानी है, मगर बहुत हाँ, बहुत पानी तेज है, बहुत ज्यादा। जी जी जी। नहीं नहीं, इस तरह की चीजें तो हमारे अदबियात में हैं, और जी कभी कभी हमें अपनी तरफ मुतवज्जे भी करती हैं। तो कहने का मेरे मकसद ये है कि शाहनामा एक ऐसी यानी जिंदगी से भरपूर किताब है, पुरानी कहानियों की तरह से नहीं है कि तिलिस्मे होशरबा की कहानियां पढ़ी हमने और रख दी। नहीं, इससे हमें पुराने जमाने से लेकर के कई हिस्सों में हम इसको बांट करके आसानी में, लेकिन जो जी लफ्जियात हैं, जो जबान इस्तेमाल की है, जो जी जी स्टाइल है, हाँ, ये इसकी बहर जो है, ये आपके उसकी काम की नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है, इसकी बहर है मसनवी की बहर मुतकारिब, और हाँ इसमें जो मसनवियां कही गई हैं वो सब जी बहुत शाहनामे सारे। की पैरवी में कही गई। जी खैर, तो हम कह रहे थे कि जो दास्तान सामो सिमुर्ग है, जालो रुदाबे है, रुस्तम और सोहराब, बड़ा जबरदस्त है रुस्तम और बहुत सोहराब बहुत। का। जी जी। आ, यहाँ बच्चा बच्चा जानता है, इस पे फिल्म भी बनी, ड्रामे भी स्टेज हुए, आगा हशर के भी ड्रामे हैं, जो जगह जगह दिखाए गए, किताबी सूरत भी है, जी कोर्स में भी जी पढ़ाया जाता है। तो इनको, या शतरंज की दास्तान है, या विजन और मैनेजा इश्किया दास्तानों को देखिए, यानी कोई पहलू इंसानी जिंदगी, इंसानी मुआशरे का कोई पहलू फिरदौसी की बारीक नजर से पोशीदा नहीं रहा। यही हाल हमारी मोहतरमा नासरा शर्मा जी का है कि इन्होंने जितने, ये तो शाहनामे की बात है, शाहनामे से हट कर भी जितना काम इनका है, अगर उसे देखा जाए, इनके किताबों की फेहरिस्त में, इत्तेफाक से वो छोटा सा वीडियो जो आपने दिखाया हम नहीं देख सके, इसी चक्कर में रहे, कैसे क्या जी होगा 20 क्या साल नहीं की होगा, किताब है। और वक्त वक्त निकल गया। नहीं, मैं पहले से पढ़ता रहा हूँ, तालिब इल्मी के जमाने जी से यकीनन। इनको पढ़ता रहा हूँ। जी हाँ, कभी कभी पढ़ता रहा हूँ, इन्होंने काफी कुछ काम किया है, और खास करके ऐसे ऐसे संगीन मराहल, जंग के जमाने के हालात लिखे हैं, ईरानी रिवोल्यूशन पर इनको। जी जी। तो हम फिरदौसी के, इनसे पूछना चाहिए, मैं इनसे पूछूंगा जी मैं यही कि कहने वाली आपने, थी। जी हाँ हाँ, आपने ये शाहनामे का की जो ये कहानियां इंतखाब की हैं, ये चैप्टर्स आपके जो 10-5 हैं, वो इनको आपने, शाहनामे को आपने मुंतखब करने का मसलन क्या कैसे ख्याल बताएं। आपके जहन में आया? ये आप जी इनसे मैं यही जवाब, हम पूछना चाह रही सबकी तरफ से, हाँ, आप सबकी तरफ से पूछना चाहूंगा, आप बताएं, और आप अपने ख्यालात शाहनामे के बारे में, तो उसमें आप लिख ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमें भी
मुस्तफीद कहाँ? होने का मौका मिले। जी जी, नासरा शर्मा जी, आप फरमाएं कुछ। जो किया, जो कोर्स में किताबें थी, उसमें जितने भी जी क्लासिक थे उनका बहुत छोटा जी। फॉर्म बच्चों के लिए तैयार किया गया था। तो हाँ, उसमें देखिए। सबसे पहले तो ये था कि मेरे अंदर का जो बचपन था, और बच्चों की जी राइटर हूँ मैं, तो उसको रुस्तम एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर दिखा, जिसके बाजुओं की मछली जो है वो 80 मछलियां थी, और वो पूरा एक गूरखर जो है वो शिकार करके खा जाता था। तो वो अंदर का जो एहसास था, उसने मुझे उसी वक्त जब मैं पढ़ रही थी तभी मैंने हिंदी में छोटा छोटा कुछ ट्रांसलेशन किया कोर्स की किताबों का। और उसके बाद जो है वो छपा भी। फिर 76 में जब मैं ईरान गई, तो मुझे लगा कि ईरान वो नहीं है जो हमारे टीचरों के जरिए हमने समझा। और फिर शाहनामा पढ़ा क्लास में, और फिर दिल चाहा कि ये कैरेक्टर जो है, जैसे टिंटिन और एस्ट्रिक्स और हीरो के ऊपर बनती है चित्र की कहानियां, तो उस तरह मैं बनाऊं। तो प्रोजेक्ट लेके मैं गई थी ईरान। तो उन्होंने काफी बुरा माना कि आपने हमारी तुलना जो है हमारे इतने बड़े पहलवान की किससे कर दी है, इसको बदलिए आप। उसी वक्त रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। और रेवोल्यूशन की जो जी शुरुआत हुई तो उसमें शाहनामा भी क्या था, क्योंकि वो शाह के खिलाफ था, तो सारा माहौल ही जी बदल जी गया और हम किसी और तरफ की राइटिंग में निकल गए। लेकिन जो कृष्ण जी ने कहा कि एक लव था मेरा, एक दीवानगी थी ईरान से, वो क्यों हुई, कैसे हुई, उसको मुझे भी कभी कभी मैं सोचती हूँ ऐसा क्या था वहां पे। इंग्लैंड में 3 साल रही, इतनी कोई राइटिंग नहीं की, लेकिन ईरान में जाते ही जैसे मेरे अंदर का राइटर खिल उठा। हाँ तो हाँ ये जी मैंने फिर शाहनामे को उस वक्त पढ़ा जब यूनेस्को ने कहा कि इसको 5 साल हम देते हैं। जी बनाए गए। तब जी, तब ये एक पब्लिशर ने मुझसे कहा कि आप इसकी कुछ कहानियां मेरे लिए कीजिए। हाँ तो 10 कहानियां जो मशहूर कहानियां हैं और बहुत ज्यादा पसंद की गई हैं, उनका सिलेक्शन मैंने किया। और वो जी, वो छपी सरस्वती प्रेस से। जी जी दीनानाथ जी ने जी उसको छापा और उनकी एक सीरीज थी जी उस वक्त। और कल्पित थी। जी जी, तो मेरी हसरत अब भी है कि काश मैं ये काम कर सकूं, लेकिन बहरहाल पॉसिबल नहीं है। जमाना बदला जी जरूर है। लेकिन मैं आपको एक बहुत दर्दनाक किस्सा बताती हूँ कि जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो उससे पहले मैंने 5 या 6 खंड जो थे इसके उठा लिए थे, मतलब इशू करा लिए थे, वो मेरे पास थे। और जोश इतना लोगों को था कि लोग मना भी कर रहे थे इनकलाबियों को, हरकत मत कीजिए, शाह की जी तस्वीरें आप फाड़ सकते हैं, लेकिन आप जी किताबें न जलाइए। पूरी लाइब्रेरी जला दी गई। तो उस वक्त जी की यादगार, उस जी। लाइब्रेरी की नासरा आपा, यादगार। इससे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, जाती किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगी शाहनामे और अपने घर के ताल्लुक से। मेरे नाना थे, मेरे नाना के बड़े भाई थे, वो शाहनामे के आशिक थे। और जी उन्होंने, वो पढ़ते रहते थे, उनका एक नौकर भी था, मौलू नाम था उसका, वो वहां का कुरबिया था। और वो अपना पढ़ते थे, मैं गलत पढ़ूं थे तो मुझे माफ कीजिएगा। वो हमारे नाना कहते थे चुपरदा बेताबत बलंदा आफ्ताब मनो बुर्द मैदान उफरा सियाब। तो वो पढ़ता था। एक दिन उनकी चिलम भर रहा था, ये इसने पढ़ा अपना चुपरदा बेताबत, फिर गाना उसको आता था, वो शुरू हो गया जिया बेकरार है चाय बहार है। तो वो इतना खफा हुए उसको गालियां दी। ये तो एक किस्सा है मजाक का। लेकिन उन्होंने, मेरे नाना ने, उसी बहर में उर्दू में, आप जलाने की जो बात कह रही थी, उसी बहर में उर्दू में शाहनामे का तर्जुमा किया था, हाथ का लिखा हुआ था। और उनके भाई डॉक्टर आबिद हुसैन मेरे नाना थे, मेरी अम्मी के मामू, तो उन्होंने जामे मिल्ला इस्लामिया को दे दिया था। तब जामिया करवल बाग में होती थी। तो करवल बाग में जब सन 47 में आग लगी तो उनका वो जल गया।
और उसका कोई ओरिजिनल था, उसको इतना अफसोस था उनको इस बात का। तो बहरहाल ये चीजें किसी तरह जिंदा रह जाती हैं। वो ये जो जिस तरीके से आपने किया है रिवाइव करने का, कि अब नई नस्ल को भी ये पहुंचे। कल्पित जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पूछने की तो बहुत सी बातें थी कि अब जैसे नासरा आपा ने इसका तर्जुमा किया है, तो ये हमारी नई नस्ल को कुछ के लिए कितना सिग्निफिकेंस है, जो अब लोग नहीं, जिनको ये नहीं ये मालूम जो, था जी शहनाज के जी जी, बारे ये जो किताब है, में। जी कोई भी किताब, अगर जैसे कि मैंने कहा कि महाभारत है, शाहनामा है, या इतने जो जी भी जी हमारे जो क्लासिक्स हैं, गौरव ग्रंथ हैं, उनको जी पढ़ने में आज की नई पीढ़ी जो भी नए तकनीक के माध्यम है, तो उसके मूल तक नहीं पहुंच पा रही है, वेदों तक नहीं पहुंच पा रही। वेदों के बारे में कुछ कुछ चल रहा है, लेकिन जी वेदों जी को अगर आप सीधे पढ़ेंगे तो सारे भ्रम आपके मिट जाएंगे कि ये तो प्रकृति का जी गान है पूरा का पूरा। तो अगर ये हम्म किताब, ये नासिरा जी की ये किताब शाहनामा फिरदौसी, और मैं समझता हूँ कि ऐसी है, नई पीढ़ी को जी खास तौर से, जैसा कि कहा कि बच्चों की भी लेखिका है ये, बच्चों की भी प्रिय लेखिका है, बहुत किताबें लिखी है इन्होंने, लेकिन जी ये जी, बहुत बच्चे प्यारी कहानी। बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं ये जी मानता हूँ कि प्रेमचंद का जो महान साहित्य है उसको बच्चे भी पढ़ सकते हैं और बूढ़े भी पढ़ सकते हैं। तो जी बिल्कुल। अल्टीमेटली जब साहित्य ग्रेट हो जाता है तो वो बच्चों बूढ़ों में समान रूप से लोकप्रिय हो जाता है। तो शाहनामा तो एक हम्म, ऐसी कृति है कि अगर इसके जरिए भी शाहनामा मूल में पढ़ने को, या शाहनामा के बारे में जानने को, या हमारे ग्रंथों के बारे में जानने को कुछ उत्सुकता अगर जगा दे, तो ये कोई कम बात नहीं है किसी भी किताब की, ये एक सफलता है। और मैंने कहा कि ये सिर्फ, पहले भी मैंने कहा कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, ये तर्जुमा नहीं है, ये जी जी अनुवाद नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ये पर्सनल पैशन से लिखी हुई किताब है। जिन जी जिन हाँ। जी कहानियों का, जिन जिन जगहों का इन्होंने जिक्र किया है, भले ही वो शाहनामा का अनुवाद है, वहां तक नासिरा आपा गई है, नासिरा जी गई है, और उस जी जगह को अपने भीतर महसूस किया है। इस तरह से अगर कोई अनुवाद किया जाएगा तो वो टेबल पर किए गए अनुवाद से 100 गुना बेहतर होगा। और जी, भाषा का तो कहना ही क्या, भाषा एकदम, मैंने कहा पोएटिक है, और पोएटिक तो है ही, कहानियों में भी रवां वो पानी पोएटिक, की तरह बह रही। वो, हाँ, वो नज्म, नज्म है, महाकाव्य है तो नज्म भी है, वो कहानी भी है, वो मसनवी शैली में जी तो जी सारी शैलियां समाहित हैं, लेकिन इन्होंने जी उसका पोएटिक पोएटिक जो एसेंस है वो बचाए रखा है बीच बजाय बीच में, रखा है। क्योंकि जी कविता का उन्होंने कहा कि कोई सीधे सीधे इसमें कोई वो नहीं दे दिया गया है, कोई कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा जी कीजिए, नहीं जी नहीं, जी, इसमें तो रोचक कथाओं के माध्यम से आपको संदेश आप दिए गए सही हैं कह रहे हैं मानवता के, क्योंकि चाहे महाभारत हो चाहे जो भी है, सबका यही जी तरीका है। तो जी ये जी किताब मेरी दृष्टि में बहुत जरूरी है, जरूरी थी। हिंदी हम्म, में कई तर्जुमे हुए हैं, और इन कहानियों जी के तो नाटक भी खेले गए हैं, और बहुत रूपों में ये कहानियां पेंटिंग्स, हमारे हमारे मिनिएचर पास आती पेंटिंग्स हैं। कितनी है। जी जी, जी जी, कितनी कितनी पेंटिंग्स बनी, इन पे सिनेमा बना, वो तो कमाल की सोहराब दुनिया है। सोहराब पे जी जितनी भी कला फॉर्म्स हैं, मूर्तियां बनी, सारी सारी चीजें, सब, एक एक महाकाव्य होता है जो कालजयी कृति होती है, वो फिर जी जी, सारी कलाओं को, सारे लिटरेचर को, ये सारे कमाल अदब है। को प्रभावित करता है। इसमें इसमें जी इस शाहनामा से कोई 1000 लोग फारसी में कवि बन गए होंगे, महाभारत पढ़ के कोई 1000 लेखक बन गए होंगे। तो ये तो जी जी स्रोत है जी, हमारा, बहुत और बड़े बड़े जी, दिलचस्प अंदाज में और बड़े अच्छी भाषा में इन्होंने लिखा है। मैं इनको बहुत सही कह रहे हैं आप। साधुवाद देता जी हूँ, और वाणी प्रकाशन ने बड़े सुंदर ढंग से इसे प्रकाशित किया है, और जी मैं समझता बिल्कुल हूँ कि ये बिल्कुल, सबको बहुत पढ़नी शुक्रिया। चाहिए। मैंने जी बड़े जी दिलचस्पी से इस किताब को पढ़ा, और मेरी जरूरी बिल्कुल, किताबों की रैक में ही मैं इसको रख रहा हूँ। सामने हाथ पे रखिएगा। जी, आप जी सही कह जी रहे हैं, जी। क्योंकि मैंने शाहनामे की हाँ, कुछ कहानियां उर्दू में देखिए पढ़ी कि थी, पर मुझे दिलचस्पी नहीं पैदा हुई। मेरा शाहनामा से दूसरा भी रिश्ता है, केवल इतना ही नहीं है कि नासराज ने लिखा है। मैंने जो हिंदनामा आपने अपनी हिंद किताब नामा लिखी, लिखा है। वो इंस्पायर्ड बाई शाहनामा से जी जी इंस्पायर्ड होके दुनिया में सैकड़ों प्रकृतियां लिखी गई। हफीज जी, जलंधरी साहब ने तो एक इस्लाम नामा ही लिख दिया है, मैं अगर शाहनामा भूल नहीं कर रहा इस्लाम हूँ तो, लिखा। जी, है इस्लाम नामा। हाँ, वो, लेकिन वो लोकप्रिय शाहनामा नहीं हो सका। इस्लाम। हाँ, शायद नामा है इस्लाम, ऐसा कुछ करके, तो वो लेकिन इतना जी लोकप्रिय नहीं हो सकता। मैंने हिंदनामा किताब लिखी लिखी जी जी, तो वो तो कहते अच्छा हैं कि इसका जिक्र आया। 30 साल बसे रंज बुद्धम धर्म सालसी, अजम जिंदा कर दम बरी पारसी। इन 30 सालों में मैंने बहुत तकलीफें उठाई, लेकिन फारस को जिंदा कर दिया मैंने। तो बहुत 4 वाह, लाइन की एक कविता है, वो सुना के अपना वक्तव्य मैं समाप्त करूंगा। मेरी जी जी पहली जी, बहुत कविता है शुक्रिया। हिंदनामा की, जिसमें फिरदौसी का जिक्र है। जी फिरदौसी जी ने जी फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा,
मैं लिखता हूँ हिंदनामा, वाह, मेरे लिए भी कोई सजा मुकर्रर रखना, कोई कारागार तैयार, नीम और अश्वत्थ के दरख्तों से घिरा हुआ कारागार। तो जिस जिस वाह। ट्रेजेडी, जो ट्रेजिक, जो फिरदौसी का जीवन जो ट्रेजिक, मतलब कितना दिलचस्प जी, कि वो दिरहम लेके पहुंचे उनके पास, उन दिरहमों को उन्होंने जी, मालिश करने खत्म वालों को करते दे तक। दिया, नौकरों को दे दिया, और जब जब जी, उनके जी। पास दिनार भेजे गए तब उनको दफनाया जा रहा था। तो ये वो, ट्रेजेडी की हाइट्स है, ये कहानियां जी, भी जी, लोक में, आप गांव में जाएंगे तो ये कहानी जानता है गांव वाला, ये वाली कहानी। तो जी, शाहनामा बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, किसी न हमारे किसी तरह। लोक में प्रवाहित है। और ये यस, कोई, मैंने पहले भी कहा कि बाहरी देश का महाकाव्य नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तानियों के खून में मिला हुआ महाकाव्य है। प्रोफेसर जी, साहब ने कहा कि फारसी भाषा वैसी नहीं रही जो न्यायालय में थी, लेकिन फारसी को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि उर्दू हम्म, उर्दू तो फारसी और ब्रज भाषा के मिलन से ही बनी है। उर्दू जी, रहेगी तब तक फारसी रहेगी, जी, फारसी ओरिजिनल भी रहेगी, क्योंकि इतनी जी, लंबा हमारा संपर्क रहा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। न हम्म। फारस पे हमारे असर को, शाहनामा में ही हिंदुस्तान का इतना जिक्र है, पूछिए मत आप। तो मैं एक बार फिर बहुत ज्यादा। मुबारकबाद देता हूँ नासिरा जी जी, को इस जी, किताब बहुत के लिए। शुक्रिया आप तमाम का, बहुत शुक्रिया। और बात तो पूरी रात चल सकती थी जी चारनामे पे, लेकिन हर अच्छी चीज को खत्म होना होता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। और जी जी, आपको बहुत मुबारक नाशरा आप। और अब मैं बहुत बहुत शाहनामे की मुबारक। राह पे चल पड़ी हूँ, पूरा बहुत पढ़ूंगी। ये आपकी किताब जी की जी। वजह से हुआ। खुदा जी। ओके, खुदा हाफिज।